नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, शेयर बाजार में क्या ये तूफान आने से पहले की शांति है या केवल बाजार आप सबको गुमराह कर रहा है? आप सबका पैसा फिर से डूबने वाला है? सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों आजकल शेयर बाजार 23,800 से 24,200 के बीच में झूल रहा है? कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं आगे, कहीं पीछे। ना तो डूबने के लिए तैयार है, ना ही ऊपर भागने के लिए तैयार है। आखिर हो क्यों रहा है? दरअसल क्यों तुमने कल देखा कि पतंजलि फूड 16% टूट गया? ऐसा उसके पीछे क्या वजह हुई, क्यों हुआ? एबीबी शेयर इतना आज क्यों चढ़ गया? डिक्सन टेक्नोलॉजी में इतनी खास तेजी क्यों थी? ऐसी क्या वजह रही? और आपको वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए या आपको लाइफ में बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या होना अनिवार्य है? उन सभी को चीजों को आज समझ लेते हैं। समझते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कल बोले तो क्या बोले, और जब वो मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा बोलते हैं। सेम उन्होंने ऐसा ही बोला कि ईरान हमसे डील करने के लिए बेताब है। अरे बेताब है तो कर लो ना भाई। बोले नहीं नहीं, अभी करना नहीं है। मिसाइलें मार रहे हैं एक दूसरे पे, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सभी मान के बैठे हैं कि तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल। ना तो ईरान रुकने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका रुकने के लिए तैयार है। और इन सब के पीछे आग में घी डालने का काम कर रहा है इजराइल। जैसे ही ये दोनों शांत बैठते तो इजराइल लेबनान पे हमले चालू कर देता है। तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा उलझन सुलझन में है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, क्या बाजार ने ना, अगर क्रूड ऑयल को एक आप देख लो, ये साइड कर दो, तो बाजार ने रिएक्शन देना अब थोड़ा सा इस पर कम कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे भी और स्टेट ऑफ हार्मुज पे होने वाले एक्शन पे भी। दरअसल इन सभी चीजों के पीछे जो वजह है ना, वो वजह है कि बाजार अब इसको भी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना काफी दिन से, हाँ ठीक है हो रहा है। आप समझो, आपने अपने कोई मित्र है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो स्वस्थ है और आपने उसे देखा कभी, और वो एकदम से देखो यार उसको तो क्या हो गया, बोले उसको कैंसर हो गया क्या? अरे और वो तो ठीक था यार, अभी तो कैसे कैसे हो गया यार? तो ऐसा चौकन्ना होता है बाजार जो है ना, वो रिएक्शन देता है उन खबरों पे जो खबर बाजार ने प्रिडिक्ट नहीं की होती है। और तुमने देखा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है वो बीमार चल रहा है, तुम बोले हाँ यार उधर गए थे शादी में, बोला हाँ वो फलाना रिश्तेदार मिला क्या? हाँ यार वो तो बीमार ही चल रहा है। तो बाजार भी कुछ उसी मूड माहौल में, हाँ ठीक है वो तो चल ही रहा है। तो ना तो बाजार अब जो है ना ईरान के मुद्दे पे कोई रिएक्शन दे रहा है, और ना ही दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पे, बोले ठीक है। और तो और अमेरिका के तो बाजार रिएक्शन दे ही नहीं रहे, बल्कि अमेरिका के लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि अमेरिका के बाहर भी कोई दुनिया रहती है। वो इतने मस्त है, सीधी सी बात है। अमेरिका तक किसी की कोई मिसाइल पहुंचती नहीं है। ईरान की 12,000 किलोमीटर की दूरी है। ईरान वहां कोई मारेगा नहीं। अमेरिका पूरी दुनिया को दुखी करके रखता है, अमेरिका को कोई दुखी करता नहीं है। ठीक है, तो वहां तो इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। दरअसल अभी जो कल परसों बाजार में तेजी आई ना अमेरिका के, उसमें वजह ये थी कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, और ऐसा लगने लगा कि इस बार जो फेड बैंक है शायद वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करे और उल्टा इसे काटने की सोचे। अब जब जैसे ही ब्याज दरें कम होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आता है, और जो आपने देखा होगा शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में पैसा आता है। ऐसा समझ लो, अगर हमारा भारतीय स्टेट बैंक 1 लाख रुपए पे 1 साल के 7% का ब्याज दे रहा, मतलब 7,000 रुपए दे रहा है, और आरबीआई बोलता है कि इस बार हम ब्याज दर कट करने जा रहे हैं, अब ब्याज हमें मिलेगा 5% का। अब हमें जो 7,000 रुपए मिल रहे थे साल के, अब वे मिलेंगे हमें 5,000 रुपए। तो हम बोलेंगे हटा यार, कोई मतलब की बात नहीं, इससे अच्छा तो अपन शेयर मार्केट में डाल रहे थे। तो वो जो पैसा है ना, वो शेयर मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लगता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, चाहे वो डिफरेंट रास्ते से। पहली बात है जो अपनी, ये अपन समझ के आए। दूसरी, पतंजलि फूड का जो शेयर है ना वो गिरा क्यों, अपन इस पर चर्चा कर लेते। तो बाजार ऑब्जर्व करके चल रहा है, ऐसा मान के चल रहा है कि हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहेगा इक्का दुक्का। क्यों ना, तो कोई दोनों देश इस लेवल की लड़ाई होगी। अभी आपको जो क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल के ऊपर दिख रहा है ना, ये अभी केवल थोड़े दिन के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के जो फंडामेंटल है ना, वो क्रूड ऑयल के कमजोर है, और कहीं ना कहीं मेटल शिफ्ट हो रहा है। आपको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपको अभी तक कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, नीचे से जो अच्छी कंपनी, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, उनके अंदर स्टॉक पिकिंग देखने के लिए मिल रही है। अब जो बड़े बायर, इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, अगर वो नीचे से बाइंग कर रहे हैं, यही कारण है इंडिविजुअल स्टॉक है ना, उनके अंदर आपको बम्पर तेजी देखने के लिए मिल रही है। खैर वो चलो विषय अलग है, मैं बताता हूँ आपसे कि पतंजलि फूड गिरा क्यों। दरअसल पतंजलि फूड जो है ना, वो पिछले अगर 5 सालों का आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो लगभग 7% की गिरावट के साथ में कारोबार कर रहा है। तो जिन लोगों ने शुरू में पैसा लगाया पतंजलि में, बाबा रामदेव वाली में, उनका 2002 एक दो साल में जो पैसा बना,
उस समय रुचि सोया हुआ करता था, रुचि सोया को टेक ओवर कर लिया था, बाबा रामदेव ने खरीद लिया था। उसके बाद ये इसने बहुत मतलब कई गुना का रिटर्न दिया। तो उस समय पर लोगों ने ये समझा कि अब ये यहाँ से 80 गुना हो गई तो यहाँ से वो 800 गुना हो जाएगी, तो अपन ने पैसा लगा लो। तो जिन्होंने 5 साल पहले पैसा लगाया था, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आज उनके 1 लाख रुपए की कीमत 97,000 रुपए है। तो पतंजलि ने पिछले 5 सालों में उसके शेयर ने कोई परफॉर्म नहीं किया और उल्टा गिर ही रहा है। अब देखना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई जिन्होंने जिनकी जो होल्डिंग थी वो उस समय में लगभग ये मान के चलो 15% की हुआ करती थी, उसे घटा के उन्होंने 7% पे कर लिए। तो किसी भी इंडिविजुअल शेयर में अगर कोई एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है तो उस स्टॉक का तोड़ना तय है। 2024 जून 2024 के बाद पहली गिरावट देखने के लिए मिली जब पतंजलि फूड इतना गिरा। फिर जब अब इसमें अगर मैं आपको डीआईआई की साथ ही बताऊंगा ना, तो डीआईआई की तो एक स्टेबल होल्डिंग है, डीआईआई की 10% के आसपास थी, 68% प्रमोटर लेकर बैठा है। और जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, जो केवल ट्रेंड देखता है कि और शेयर बाजार भाग रहा मैं भी लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा, एक समय पे इनकी 5% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी, जो बढ़ के लगभग 15% हो गई है। कहने का मतलब ये कि रिटेल निवेशक हमेशा फंसता है। क्यों फंसता है कि देखो, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक है वॉरेन बफेट, वो क्या बोलते हैं, उनका सिंपल सा कोड है कि भाई आप शेयर मार्केट में इस तरह से बिहेव करो कि जब 100 का माल आपको 70 में मिल रहा हो, अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हो, उस समय पे आप बाइंग करो। जिस समय शेयर भाग रहे हो और सबको लग रहा हो कि अब तो ये रॉकेट होने वाला है, अब तो इससे बड़ा शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा कोई कमा ही नहीं सकता, उस समय आप ग्रेडी हो जाओ, थोड़ा अपना पैसा लेकर पार्क कर लो। आपको बताता हूँ, जिस समय भारत की और अमेरिका की ट्रेड डील हुई थी, ये उस समय बाजार ने टॉप बनाया था 26,300 के आसपास, 312 का हाई। उसके बाद से बाजार आज तक 26,300 पे नहीं पहुंच पाया। तो हमेशा जब भी कोई अच्छी खबर आए, आप सोचे अच्छी खबर बाजार तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाजार में जब अच्छी खबर आती है उस समय ही बाजार का टॉप बनता है, और बाजार में सब बुरी खबर जिस दिन आएगी उस दिन बाजार का बॉटम बनेगा। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ कि जिस दिन निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था, सब लोग बेच के भाग रहे थे, मैंने उस दिन माल खरीदा था जब लाशों के ढेर आ रहे थे। बाजार ने सबसे पहला रिएक्शन किस दिन दिया था? 2019 में, जब कोरोना का पहला केस आया था, और उसके बाद बाजार मान के चला था हाँ ठीक है कोरोना तो है ही। और देखो बाजार का बॉटम कब बना था? जब लाशों के ढेर आ रहे थे निकल के, इतने वहां मारे गए, इतने वहां मारे गए। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपको बताऊं, 7 अप्रैल 2024 में जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, उस समय 21,750 का निफ्टी ने लो छुआ था, और वो निफ्टी का अभी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए बॉटम बना हुआ है। बॉटम मतलब उससे नीचे चाहे ईरान का युद्ध भी हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, और चाहे मतलब किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हो गया, लेकिन बाजार ने 21,750 को तोड़ा नहीं है। अगर मैं आपको देखो निफ्टी पुट कॉल रेशियो की बताऊं, तो आज जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो 0.78 पे बना हुआ, तो मतलब कल प्रॉफिट मतलब इस तरह से रिकवरी आने के संकेत नजर आ रहे हैं कि कल रिकवरी आ सकती है। अगर आज की बताऊं, आज जो एफआईआई ने खरीदारी करी है, आज विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर मैं कैश की बात करूं तो 4206 करोड़ की बिकवाली है इंडिविजुअल है। तो यही कारण है कि जो आपने देखा ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, मझोला मिड कैप, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे, इस वाले स्थिति में चल रहे थे। कहीं के नेट देखो इंडेक्स वगैरह की जो उनकी लॉन्ग पोजीशन है वो नो शिफ्ट करी होगी, क्योंकि आज गुरुवार है, गुरुवार के चलते आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते ये सप्ताह आज जो अभी जो बाजार जो सहमा हुआ है ना, जो 23,800 से 24,200 के बीच में झूल रहा है, ना तो 24,200 को ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है, ना 23,800 को नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि दरअसल बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि एक तो जिस तरह से हमारा जो करेंसी है, रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो डॉलर बास्केट ऑफ करेंसी के डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। ये मतलब फंडामेंटल कमजोर है, केवल वीक है, मतलब ये मान के चलो कि आप शॉर्ट टाइम वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं करेंसी हमारी दम नहीं भर रही, करेंसी दम नहीं भर रही। ऐसा नहीं कि हमारा स्थिति पैनिक वाली है, पैनिक वाली स्थिति नहीं है। अभी जो HFGC है, जिसने जो गोल्डमैन सैक्स है, जो कि बड़े सिटी ग्रुप हैं, जिन्होंने भारत की जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनका जो लॉन्ग टाइम का टारगेट दिया है ना, वो मतलब यहाँ से 30 40% ऊपर दिया है। इसका मतलब ये है कि बाजार आगे लंबे समय में चलेगा, इसमें आप नो डाउट, इसमें कोई भी शंका करने की जरा सी बात नहीं है। आप समझो कि भारत की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो आप बढ़ेगी, तेल मंजन साबुन खरीदेगी। आप समझो ना, मैं अभी निफ्टी की बात करता हूँ, इंडेक्स ने 5 सालों में 35% का एवरेज रिटर्न दिया है,
और वहीं अगर मैं बताऊं आपको कि जो आपने देखा ना पतंजलि फूड गिरा, पतंजलि में पिछले 5 सालों में 7% का नेगेटिव रिटर्न है। जिसने पहले 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, आज उसकी 1 लाख की कीमत 93,000 रुपए है। तो इसका मतलब पतंजलि से लोग बाग पैसा निकाल रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है, पब्लिक को लग रहा है कि हाँ यहाँ से 100 गुना बढ़ेगा, जैसे वो वहां से हुआ। ऐसा नहीं होता। दरअसल आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि शेयर बाजार में पैसा तभी बनता है जब आप पढ़ते हो। अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियां आपको इस लेवल तक गिरा देती कि बहुत सी कंपनी 75% तक गिर जाती हैं, और लेकिन उसके बाद जब वो भागती हैं तो मतलब बैठने का मौका नहीं देती। ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। शेयर बाजार में बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप उसे सही वैल्यूएशन पर उठाते हो। वैल्यूएशन मैट्रिक, जब मैं वैल्यूएशन मैट्रिक की बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि आप किसी वस्तु का कितना प्राइस पे कर रहे हो, और वो प्राइस जो आप पे कर रहे हो उसकी वैल्यूएशन क्या मिल रही है आपको, वो वैल्यूएशन मैट्रिक होता है। अच्छी अच्छी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी देखो, खरीदने बेचने कोई भी राय नहीं। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा शेयर भी कितना गिरा, आप समझो 18,000 से 9,000 आ गया, 50% गिरा। जबकि भारत का मतलब एक तरह से मार्केट लीडर है वो। जितनी भी मोबाइल स्क्रीन, जितनी मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, है ना, और तुम्हारा जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इन सब की जो एलईडी है ना, इनका मार्केट लीडर है। लेकिन अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो मात्र 4% का निकल के आएगा। मतलब 100 रुपए का बिजनेस कर रहा है लेकिन घर ले जा रहा है मात्र 4 रुपए। आप बोलोगे यार तो बेकार है। नहीं है यार, ये दरअसल काय पे प्ले करता है, ये करता है अपने टॉप लाइन पे प्ले। आप ऐसा समझो, आप एक किलो चीनी बेच रहे हो, आप 1 किलो चीनी बेच के 100 रुपए की चीनी बेच रहे हो, आपको जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 80 रुपए आ रही है। आपको कितने रुपए बचे? 20 रुपए बचे। लेकिन मैं बड़ा लाला हूं, मुझे 1 किलो चीनी पे 2 रुपए बच रहे हैं। आपने केवल दिन भर में एक चीनी बेची, 1 किलो चीनी बेची तो आपको 20 रुपए बचे। मैंने एक दिन में कितनी 100 किलो चीनी बेची, कितनी बेची? 100 किलो। तो मैं काय पे प्ले कर रहा हूँ? मैं प्ले कर रहा हूँ टॉप लाइन पे। 100 किलो चीनी बेची, 2 रुपए पर केजी मुझे बचा, तो मुझे कितने बचे? 200 रुपए। आपको कितने बचे? 20 रुपए। तो अगर मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देखोगे तो अल्टीमेटली आपका अच्छा निकलेगा। यार ये आदमी बढ़िया है, 100 रुपए का धंधा करके 20 रुपए अपने घर ले जा रहा। मुझे देखा गया था 100 रुपए का धंधा कर रहा है लेकिन 2 रुपए घर लेके जा रहा। लेकिन अल्टीमेटली सेल तो देखो, सेल कितनी कर रहा है। सेम फंडामेंटल तुम्हारा डिक्सन का। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी इन्होंने विवो के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स किया है, और उसे भारत सरकार की तरफ से मान्यता मिल गई है कि भैया अब आप जितने भी विवो के मोबाइल बनेंगे उन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी करेगा। इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर जो रनअप है ना, वो आया है, और जो तेजी है वो आई है। कहाँ तक जा सकता है, मेरी को आपको खरीदने बेचने कोई भी राय नहीं है। मैं कोई आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप ये खरीद लो या बेच लो, क्योंकि देखो सेबी की बहुत से रूल और रेगुलेशन है जिनके दायरे में रहकर मुझे काम करना पड़ता है। पर मैं ऐसा अनुमान करके चल रहा हूँ कि भाई अगर मैं होता तो मैं शायद 15-16 हजार 17 हजार से नीचे मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछता कि भैया क्या करना। दरअसल शेयर मार्केट से पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय सलाहकार कोई नहीं रखना चाहता। फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा है, देखो लोग बाग शेयर बाजार को जुआ मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। कैसे? जुआ, हर काम जुआ है। अब ये मैंने क्या बोल दिया कि हर काम जुआ है? अगर मैं खेती करना नहीं जानता और मैंने कोई 10 एकड़ का फॉर्म खरीद लिया है ना, 10 बीघा की जमीन खरीद ली, और मैं उसमें कुछ फसल उगाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं खेती जानता नहीं, तो वो जुआ है। अगर मेरे पर दूध निकालना नहीं आता और मैंने डेयरी खोल ली, 8-10 भैंसे रख ली, 2-4 गायें रख ली, और मेरे पर सानी करनी नहीं आती, दूध निकालना आता नहीं, मतलब मेरे को थन नहीं पकड़ना आता भैंस का, और मैं बोलता हूँ मैंने डेयरी खोल रखी, तो वो मेरे लिए जुआ है। अल्टीमेटली अगर मेरे पे ड्राइविंग करनी नहीं आती, मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, मेरे पे कोई लाइसेंस तो सेकेंडरी है, लेकिन मेरे पे ड्राइविंग करनी नहीं आती, और मैंने एक ट्रक खरीद लिया, एक कार खरीद ली, उन्हें मैं चाहता हूँ कि इन्हें बाकायदा ट्रांसपोर्ट लाइन बना दूंगा और इन्हें मैं भाड़े से चलाऊंगा, तो वो मेरे लिए जुआ है। जिस क्षेत्र की नॉलेज ना हो उस क्षेत्र में अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए जुआ है। मैं जैसे फार्मास्यूटिकल का काम नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये दवाई काहे की है, मैंने मेडिकल खोल लिया, तो मेरे लिए जुआ है। अल्टीमेटली जुआ क्या कहलाता है? जुआ हर वो बिजनेस है जिस बिजनेस को आप नहीं जानते। तो उसके लिए क्या तो रास्ता है? उसके लिए रास्ता ये है कि जैसे मैं सपोज करो फार्मर हूँ, मैं फार्मर नहीं हूँ, मैंने 10 एकड़ जमीन खरीद ली, तो मैं किसान को हायर कर लूंगा कि भाई मैं तुझे 10-12 हजार रुपये महीना दूंगा, आप आओ मेरे यहाँ काम करो। तो उससे ये होगा, दो चीजें होंगी। पहला ये कि मेरा पैसा कम लगेगा और रिस्क ज्यादा हो, क्यों मैंने अब मुझे पता नहीं और मैंने उसमें बिजनेस में पैसा लगा दिया। अगर मैं किसी किसान को 10-15 हजार में रख लूंगा, वो किसान मुझे बताएगा टाइम टू टाइम, भैया इस पे टिड्डी आ गई है, भैया इस पे ये फसल पे ये दाग लगेगा, तो वो आपकी लाइफ के अंदर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होता है।
किस समय क्या करना है, किस समय बेचना है, किस समय निकलना है, किस समय क्या खबरें हैं, वो आपके वित्तीय सलाहकार का काम है, आपका काम नहीं है। भाई अगर समझो ना कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, आप उसके मास्टर लीडर बन जाओ, फालतू फालतू चक्रों में मत पड़ो। अब देखो, मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ कि आप अगर शेयर मार्केट में आए हो ना, तो सबसे पहले है कि अगर आपको बैंक 1 लाख पर 7,000 रुपये बैंक में दे रहा है, तो आपको क्या करना है, बस 10% या 12% का एवरेज रिटर्न मान के चलो साल भर में, ये 1 लाख पर 10-12 हज़ार रुपये मिल जाए, मुझे इनफ है मेरे लिए। लेकिन ज्यादातर जो लोग जो फेल होते हैं, उसके पीछे वजह ये है कि वो कम के चाह नहीं रखते। वो सोचते मैंने 1 लाख लगाए तो मुझे 1 साल के अंदर 2 लाख हो जाए, तो भैया बर्बाद होना तो तय है। लोग बाग इसी चाह के कारण हुए हैं। मेरा सिंपल सा फंडा है कि देखो, बाजार क्या है, या ये शांति है, या ये बाजार कोई तूफान का संकेत दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन बाजार अभी रिएक्शन नहीं दे रहा है किसी भी तरह की, किसी भी खबरों पे। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आज आईपीओ क्लोज हो गया, बढ़िया बम्पर मतलब सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। सब्सक्रिप्शन तो देखना तय ही था, क्योंकि पूरे भारत के अंदर मार्केट लीडर है वो। देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन एवरेज में ऐसा अनुमान मिलकर चल रहे हैं। जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि लगभग आपको 3,000 रुपये, जैसे आपको 3,000 से 3,500 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। खरीदना बेचना कुछ भी नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।